रॉबर्ट ग्रीन नाम के ऑथर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। इस बुक ने 1.2 मिलियन सेल्स की थी यूएसए में एंड इसको कई सारे क्रिटिक्स मिले हैं। लाइक ये बुक एक ऐसा ऑथर ने लिखी है जो आइसोलेटेड था एंड जब आप इस बुक के चैप्टर्स रीड करते हो, लाइक अगर मैं रैंडम चैप्टर्स के नाम भी लूँ तो भी इन चैप्टर्स के नेम कुछ ऐसा है कि so much depends on reputation, guard it with your life, get others to do the work for you, but always take the credit. Like chapters के नाम भी इस तरह से इन्होंने लिखे हुए हैं कि ऐसा ही लगेगा हमें कि किसी आइसोलेटेड मैन ने लिखे है जिसका चाइल्डहुड में उसने बहुत सारे ड्रामाज फेस किए हैं एंड उसके फैमिली इश्यूज होंगे। ऐसी सारी चीजें हमारे ब्रेन में भी आती है जब हम इस तरह की बुक के बारे में बात करते हैं। एंड लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये बुक प्योरली सिर्फ पर्सनल ओपिनियन के बेसिस के ऊपर लिखी है एंड कोई भी ऐसी रिसर्चेस नहीं है जो इस बुक को प्रूव कर सके। लेकिन फिर भी ये बुक कई सारी बड़ी बड़ी कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है एंड यूएस के कुछ प्रिजन्स में ये बुक बैंड है एंड जिन प्रिजन्स में ये बुक बैंड नहीं है उस प्रिजन्स में ये बुक सबसे ज्यादा डिमांडिंग बुक है। लाइक सारे प्रिजनर्स को ये बुक रीड करनी है। इसका 4th चैप्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लड़के को अगर एक मैस्कुलिन मैन बनना हो तो फिर उसको इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। इस चैप्टर का नाम है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। आपने उन सारे स्टूडेंट्स को देखा ही होगा स्कूल के अंदर जो क्लास के अंदर कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। सिर्फ एक अच्छा जोक क्रैक करने के लिए वो लोग अपनी रेपुटेशन को डाउन करने के लिए तैयार हो जाता है। सिर्फ उन लड़कियों को हंसाने के लिए वो लोग कुछ भी फालतू की चीज बोलते हैं जिनके ऊपर कभी कभी ही वो लोग हंसते हैं एंड जब नहीं हंसते तब लिटरली उसकी इज्जत उड़ती है पूरे क्लास में। वो लड़के कुछ ज्यादा ही प्रिटेंड करते हैं कूल बनने की जबकि वो इतने कूल नहीं होते हैं। अब जितनी ज्यादा चीजें बोलते हो आप उतने ही कॉमन लगते हो एंड जब भी आप कुछ नॉर्मल सी बोरिंग सी चीज भी बोलते हो लेकिन उसको आप बहुत वेगली रिप्रेजेंट करते हो, लाइक बहुत क्लियर नहीं बनता कि आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो, तो फिर वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इन कंपैरिजन टू अगर आप कुछ ज्यादा ही चीजें बोलते हो। तो पावरफुल लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर हमें अपने आप को पावरफुल शो करना है तो फिर हमें कम बोलना होगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलोगे तो फिर चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज हो जाएंगे कि आप कुछ ना कुछ फालतू की चीजें फूलिश चीजें बोलने लगोगे। लेकिन अगर आप कभी इतना बोलोगे ही नहीं तो फिर प्रोबेबिलिटीज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी कुछ फुलिश सेंटेंसेस को बोलने की। हम लोग एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट को ले सकते हैं जिसका 3rd ईयर चल रहा है, जिसने 3 साल तक ऐसी कोई स्किल नहीं सीखी जिसकी वजह से वो अपने आप को मोनेटाइज कर सके। सो वो अभी गरीब है इसलिए उसको एग्जाम देनी पड़ रही है। ओके, एग्जाम पास आ रही है एंड वो पूरे दिन जब भी वो कॉलेज से घर जाता है तब वो बुक्स रीड करता है, अपने आप के ऊपर ध्यान देता है ताकि वो आगे जाकर उसको कुछ नॉर्मल सी जॉब ना करनी पड़े एंड उसका जो भी पैशन है वो उस पैशन को फॉलो कर पाए, इसलिए वो पूरे दिन में मेहनत करता है। लेकिन जब वो कॉलेज में होता है तब वो ऑल आउट जाता है स्टडीज के ऊपर। सो क्लास के अंदर वो टीचर के ऊपर फोकस करता है एंड जो भी टीचर समझा रही होती है उन सारी चीज़ों को अच्छे से वो समझने की कोशिश करता है ताकि जब वो घर जाए तब उसको कॉलेज की बुक्स को रीड ना करना पड़े। वो अपना टाइम प्रिजर्व करने की ट्राई कर रहा है। ओके, सब चीज़ें अच्छी चल रही है लेकिन बाई चांस अगर कुछ टीचर ने बोला एंड उसको समझ में नहीं आया तो फिर ऑफकोर्स उसे अपना हाथ ऊंचा करना होगा एंड टीचर को पूछना होगा कि एग्जैक्टली आपने जो बोला वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सो क्या आप इस चीज़ को रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे, अगर आपको पावरफुल शो करना है अपने आप को एंड आप नहीं पूछोगे अपने टीचर को कि एग्जैक्टली आपने जो बोला वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या आप इस चीज़ को रिपीट कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं पूछोगे तो फिर ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। आपको वापस से घर जाकर वापस से यही सारी फालतू की चीजें रिपीट करनी होगी, समझने की ट्राई करनी होगी अपने दम पर कि एग्जैक्टली इन टेक्स्ट बुक्स में ऐसा क्या लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप ऐसी चीजें अपने दम पर समझने की ट्राई करते हो तो फिर आपको वो समझ में नहीं आती। सो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है लाइफ के अंदर जब आपको सामने से उठकर बोलना पड़ता है ताकि आप बाकी सारी चीजों को अपने फेवर में लाओ, ऐसी सारी चीजें जो एक्चुअल में मैटर करती है आपके लिए। अगर उस लड़के ने ऐसा सोचा होता कि बिकॉज 48 लॉज ऑफ पावर में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें हमेशा जितना हो सके उतना कम बोलना चाहिए, इसलिए मैं अभी क्वेश्चन नहीं करूंगा एंड घर जाकर समझ लूंगा कि एग्जैक्टली इस टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ था। अगर इस तरह से वो लड़का सोचता तो फिर उसका ही टाइम बर्बाद होता है। इसलिए
ये हमें बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करना पड़ता है कि इस बुक के अंदर जो भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, क्या उन सारे सेंटेंसेस को हमें फॉलो करना है या सिर्फ उन सारे सेंटेंसेस को हम एक पर्टिकुलर सिनारियो में फॉलो करना चाहे जब एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ ज़्यादा ही है, जब हम रैंडम लोगों से बात कर रहे होते हैं, जब हम एक्चुअल में एक प्रोफेशनल जगह पर होता है एंड हम ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करना चाहे जिस तरह के पर्सन हम एक्चुअल में है। इस बुक के अंदर जो भी सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सारे सेंटेंसेस, इन सारे रूल्स को आप अपनी फैमिली एंड अपने फ्रेंड्स के साथ फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि क्यों हर प्रिजनर को इस बुक को रीड करना है। ये सारी चीजें आप अपने एनिमीज के साथ फॉलो कर सकते हो एंड ये रूल्स एक्चुअल में आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ज्यादा काम आ सकते हैं, ना कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये बात है 2500 साल पहले की। नेयस मार्कियस करके एक मिलिट्री हीरो था जिसने रोम को बचाने के लिए बहुत सारी फाइट्स लड़ी हुई थी। उसने कई बार रोम को प्रोटेक्ट किया था, रोम के विलेजर्स को प्रोटेक्ट किया था बैटलफील्ड के ऊपर फॉरेन कंट्रीज के साथ लड़कर। उसकी बैटलफील्ड की स्टोरीज इतनी इंस्पिरेशनल थी कि सारे विलेजर्स को उसका नाम पता था, सारे विलेजर्स जानते थे कि इस तरह का एक हीरो एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी भी किसी ने उस हीरो के साथ बातचीत नहीं की थी, क्योंकि वो हीरो पिछले 17 साल से कॉन्स्टेंटली फाइट्स में एंगेज कर रहा था अपने आप को एंड सारे बैटल्स जीत रहा था रोम के लिए। नेयस मार्कियस एक बहुत एडमिरेबल पर्सन था सारे विलेजर्स के लिए। 17 साल की फाइट्स के बाद उसने डिसाइड किया कि उसको अब वॉर जोन में नहीं रहना एंड उसको पॉलिटिक्स में उतरना है। इसलिए उसने ये डिक्लेयर किया कि अब से वो इलेक्शन में लड़ने वाला है एंड इस चीज को सुनकर विलेजर्स बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि अब वो फाइनली ऐसे हीरो को वोट कर सकते हैं जिनको वो एडमायर करते हैं, जो हीरो एक पैट्रियोटिक है, जो अपने नेशन का बहुत प्यार करता है एंड अपने विलेजर्स के लिए वो बैटलफील्ड्स के ऊपर उतर सकता है। एंड जब मार्कियस या पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे थे कि अब से मैं इलेक्शन में उतरने वाला हूँ, तो फिर जब वो बोल रहे थे तब विलेजर्स मार्कियस के स्कार्स देख पा रहे थे उसके फेस के ऊपर, उसके हाथों के ऊपर। एंड ये चीज को देखकर सारे विलेजर्स के आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि एक ऐसा इंसान अब हमारे साथ रहने वाला है जिसने अपनी जान को जोखिम में डाला था। फिर कुछ दिनों के बाद मार्कियस को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी थी कि एग्जैक्टली अगर वो इलेक्शन में जीत गया तो फिर उसके फ्यूचर के प्लान्स क्या है रोम के साथ। तो फिर उस पूरी स्पीच के अंदर उसने थोड़ा सा स्क्रू अप कर डाला था, उसने कुछ ज्यादा ही ब्रैग करने लगा था कि किस तरह से वो बैटलफील्ड में उतरता था एंड अपने एनिमीज को क्रश कर डालता था एंड अपने फ्यूचर में भी अगर उसके कोई एनिमीज आए तो फिर वो उसको भी जान से मार देगा। एंड उसने जो अपनी एंट्री की थी वो भी उसने एरिस्टोक्रेट्स के साथ की थी, ऐसे लोगों के साथ जो ऑलरेडी लोगों के ऊपर थोड़ा सा जुल्म कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर जो भी लोग अमीर थे तब वो लोग गरीबों के पास से कुछ ज्यादा ही काम करवाते थे एंड बदले में कुछ खास पैसे नहीं देते थे। मार्कियस ऐसे इंसानों के साथ आया था जो ऑलरेडी बहुत अमीर है एंड उसकी स्पीच भी ऐसी थी कि पूरी पब्लिक को वो स्पीच जरा भी पसंद नहीं आई थी। वो स्पीच सिर्फ उन एरिस्टोक्रेट्स को पसंद आई थी। मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम ही ये होती है कि जब भी वो कोई एक एरिना के अंदर जीत जाते हैं तो फिर उनको ऐसा लगता है कि बाकी के एरिना के अंदर भी उसको कोई हरा नहीं सकता एंड वो ऑलरेडी जीत गया है उस स्टेज में भी, लेकिन वो सच नहीं है। अगर हम क्रिस बमस्टेड का एग्जांपल है तो फिर आप कह सकते हो कि वो बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा अच्छा है, उसका पहला नंबर आता है हमेशा एंड वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा है। वो बुक्स रीड करता है एंड जब अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करता है तो फिर वो बहुत हम्बल होता है, उसके फेस के ऊपर एक स्माइल रहती है। उसको क्वेश्चंस पूछते हैं जब लोग, तब वो उसके आंसर्स भी बहुत अच्छे से देता है। उसके अंदर ईगो नहीं है, वो हमेशा एक स्टूडेंट बनकर रहते हैं। सीबम एक ऐसा इंसान है जिसको हम सचमुच में एडमायर कर सकते हैं, जो अगर अपने इमोशंस हमें शो भी करे तो भी हम उसको एडमायर करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी भी इतना नार्सिसिस्टिक वे में बिहेव नहीं करता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर छोटी सी स्टेट लेवल कंपटीशन में भी जीत जाते हैं तो फिर उसके अंदर उसका जो गुदा है वो इतना बढ़ जाता है कि वो नॉर्मल लोगों के साथ बात भी नहीं कर सकता। उसको ऐसा लगने लगता है कि वो ऑटोमेटिकली सुपीरियर बन चुका है बाकी सब लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि उसने स्टेट लेवल में ब्राउन्स मेडल जीता था। जस्ट बिकॉज आप ह्यूमन एंडेवर की किसी एक गेम के अंदर जीत चुके हो तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी गेम के अंदर भी आप जीत ही जाओगे। आप मिस्टेक कर सकते हो एंड अगर आप इतने हम्बल नहीं होगे कि
उस मिस्टेक को आप एक्नॉलेज कर सको तो फिर आप उसी सेम मिस्टेक को बार बार रिपीट करोगे एंड आप कभी भी दूसरी ह्यूमन गेम्स के अंदर जीत नहीं पाओगे। अब बिकॉज मार्कियस ने एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी थी उस इलेक्शन के पीरियड में, जिसकी वजह से लोगों का मूड बहुत चेंज हो चुका था। अब लोगों को मार्कियस को वोट नहीं करना था जस्ट बिकॉज सब लोगों को ऑलरेडी पता चल गया था कि मार्कियस का असली फेस क्या है। बैटलफील्ड के अंदर वो उतरता है तब वो वॉर्स जीतता है, लेकिन लोगों के वो दिल नहीं जीत पाया क्योंकि उसको नहीं पता कि किस तरह से लोगों के साथ बात की जाती है एंड किस तरह से उन लोगों का भरोसा जीता जाता है। एंड ये सारी चीजें मार्कियस को ऑलरेडी पता था कि लोगों को मार्कियस पसंद नहीं आ रहा, जिसके वजह से मार्कियस को वोट्स नहीं मिलने वाला। सो एक दिन जब वो बैटलफील्ड में था तब उसको पता चला कि विलेज के अंदर, रोम के अंदर फ्री ग्रेन्स की सेलिंग होने वाली है। तो फिर उसने सोचा कि वो दूसरे पॉलिटिशियंस के पास जाएगा एंड उनको बोलेगा कि हमें इस तरह से फ्री ग्रेन्स विलेजर्स को नहीं देने चाहिए क्योंकि इससे हमारे सिटी को सचमुच में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक ऐसा ओपिनियन भी होल्ड किया था पार्लियामेंट में कि हमें गवर्नर्स को अब ज्यादा गवर्न नहीं करने देना चाहिए। जो भी एरिस्टोक्रेट्स है, जो भी अमीर लोग हैं, उन सारे लोगों को हमें रोम को चलाने के लिए दे देना चाहिए क्योंकि वो लोग ज्यादा अच्छे डिसीजंस बना सकते हैं। एंड ये चीज जो विलेजर्स को पता चली कि मार्कियस ने ऐसा बोला है कि गवर्नर्स को हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, विलेजर्स गवर्नर्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते एंड एरिस्टोक्रेट्स ही हमेशा गवर्न करते रहना चाहिए रोम को। ये चीज जब विलेजर्स को पता चली तब विलेजर्स को बहुत गुस्सा आया एंड विलेजर्स ने एक डिमांड की कि मार्कियस को पब्लिक में आना पड़ेगा एंड उसको एक पब्लिक एपोलॉजी क्रिएट करनी होगी। उसको लोगों को सॉरी बोलना होगा क्योंकि ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी। वो फ्रीडम छीनने की ट्राई कर रहा था लोगों के पास से जस्ट बिकॉज उसको एक इलेक्शन जीतना है। विलेजर्स की इतनी डिमांड के बावजूद भी मार्कियस ने रिजेक्ट कर दिया कि वो पब्लिकली अपोलोजाइज नहीं करने वाला। लेकिन फिर विलेजर्स ने कॉन्स्टेंटली ऐसा बोलते रहे कि हमें एक अपोलॉजी चाहिए एंड मार्कियस को भी इलेक्शन जीतना था। सो वो पब्लिकली अपोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया एंड फिर जब उसने स्पीच देना स्टार्ट किया तब उसने वापस से ब्रैग करना स्टार्ट कर दिया। उसने वापस से शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया कि अगर वो इलेक्शन में जीत गया तो फिर वो कितनी अच्छी अच्छी चीजें कर सकता है, वो क्यों इतना महान है कि उसको ही इलेक्शन में जीतना चाहिए, वो सचमुच में वर्दी है इस इलेक्शन में जीतने के लिए। वो सॉरी बोलने के लिए आया था लेकिन सॉरी की जगह पर वो वापस से अपना ही दिखावा करने लगा कि वो कितना ताकतवर एंड शानदार है। इन सारी चीजों की वजह से मार्कियस को कुछ ज्यादा ही हेट मिलने लगे थे, जिसकी वजह से जो गवर्नर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे रोम के अंदर, उन गवर्नर्स ने ऐसा डिसाइड किया कि अब मार्कियस को बैटलफील्ड में भी नहीं जाना है फाइट करने के लिए, ना तो वो इलेक्शन में अपनी पार्टी होल्ड कर सकता है। सो वो कभी भी अब पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। पावर अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन किस तरह से एक इंडिविजुअल पावर को डिफाइन करता है ये इंपॉर्टेंट है। हर किसी के लिए पावर अलग अलग मीनिंग होल्ड करती है। ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप्ड इस तरह से हुए हैं कि हमें अपने आप को एक्सपांड करना पसंद है। हम लोग खुद अपने ब्रेन के अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं जिसके अंदर स्टेजेस होते हैं कि कौन किससे ऊपर है। ये सब लोग करते हैं, सब जानवर भी करते हैं एंड ये चीज नॉर्मल है। पावर बुरी चीज नहीं है, लेकिन कुछ लोग पावर को अचीव करने के लिए कुछ ज्यादा ही नार्सिसिस्टिक वे में एक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों को अपने आप के कंपैरिजन में इंफीरियर देखते हैं एंड वो ऐसा सोचते हैं कि वो खुद महान है एंड दूसरे सारे लोग वर्थलेस है। अगर आप इस तरह से पावर को बिल्ड करोगे तो फिर ऑफ कोर्स कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखने जाओ तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी लोग आपको सिर्फ अभी मिलेंगे वो लोग आपको ऑटोमेटिकली ताकतवर मानने लगेंगे, क्योंकि आप अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करते हो कि आप जो भी बोलोगे वो सारी चीज आप करने के केपेबल हो। अगर आप इस तरह से अपना बिहेवियर रखते हो सो वो ऑफ कोर्स ऐसा शो करता है कि आप बहुत ताकतवर हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक दूसरे लोगों को ह्यूमिलिएट करते रहोगे तो फिर आप कभी भी पावर को अचीव नहीं कर पाओगे। मार्कियस का यही मेन प्रॉब्लम था कि उसको अपनी जबान एंड आंख, ये दोनों चीजें बहुत पावरफुल है सारे ह्यूमंस के लिए। जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है वो भी इस तरह से डिजाइंड होता है कि वो धीरे धीरे नैरो होने लगता है, क्योंकि सब लोग ऊपर की साइड नहीं रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग नीचे की साइड होते हैं।
एंड पावर स्ट्रक्चर हायरार्किकल स्ट्रक्चर ट्रायंगल शेप में होता है, जिसकी वजह से जो भी लोग सबसे ऊपर होते हैं वो सबसे दूर तक देख सकते हैं, एंड जो भी लोग ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, जिन भी लोगों की आंखें ज्यादा पावरफुल हैं, जो लोग दीवार के आर पार देख सकते हैं एंड लोगों के ब्रेन में क्या चल रहा है इन सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, वही लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ताकतवर बन पाते हैं, वही लोग पावर अचीव कर पाते हैं। आंख एंड जबान ये दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जबान से आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड अगर आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता तो फिर आप ऑटोमेटिकली वर्थलेस बन जाते हो, क्योंकि आप सोसाइटी में कभी भी वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे। मार्केस की यही मेन प्रॉब्लम थी कि उसने अपनी जबान को कभी भी पॉलिश नहीं किया था, जिसकी वजह से जब भी वो बोलना स्टार्ट करता था तब वो इतना नायलिस्टिक एंड नार्सिसिस्टिक लगता था, जिसकी वजह से वो किसी का भी दिल नहीं जीत सकता था एंड कोई भी लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि एट द एंड वो एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचेगा, एंड कोई भी विलेजर, कोई भी सिटीजन ऐसा क्यों सोचेगा कि उसके ऊपर कोई ऐसा इंसान राज करे जो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट से अपनी लाइफ में पर्पस ऐड करता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज गलत हुई तो फिर ये ऑब्वियस है कि वो अपने बारे में ही सोचेगा, लेकिन हम लोगों का क्या होगा बाद में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखकर, जो इस बुक को रीड कर इस बुक के 4th लॉ को अच्छे से एनालाइज कर इतनी अच्छी से उन्होंने पढ़ी है कि ओके अब मुझे बोलना बंद करना होगा। इन सारी चीजों को रीड कर वो लोग बोलना बंद कर देंगे, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि मार्केस एक ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल इंसान बन चुका था। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आप स्कूल में हो एंड उस स्कूल के अंदर आप एक ऐसे लड़के को देख रहे हो, 3rd पर्सन व्यू पॉइंट में जाकर इनविजिबल बनकर पूरा दिन आप उस एक लड़के को देख रहे हो जो ऐसा लड़का है कि पूरे क्लास में बातें नहीं करता। आपने अपने कॉलेज के अंदर भी ऐसा लड़के देखे ही होंगे जो ज्यादा बोलते नहीं है, जो ज्यादा कुछ मस्ती नहीं करते, किसी को बुलाते नहीं है। ऐसे सारे लड़के हर क्लास में होते हैं एंड ऐसे लड़के पावरफुल नहीं होते हैं। जस्ट बिकॉज आप कुछ बोल नहीं रहे हो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं हो जाता कि आपके पास पावर है। अगर आपने अपने पास्ट में ऑलरेडी कुछ चीजें अचीव नहीं की है एंड उसके बाद अगर आप कुछ बोलते नहीं हो तो फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस वर्थलेस है, आपका एग्जिस्टेंस इनसिग्निफिकेंट है। आप बोलो या ना बोलो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास्ट के रिकॉर्ड्स फालतू के हैं। आपने अगर अपने जीवन के अंदर कभी भी कुछ उखाड़ा नहीं है तो फिर लोगों को क्यों आपके ओपिनियन सुनने में कोई इंटरेस्ट होगा। आप जिन भी चीजों के ऊपर बिलीव करते हो वो सारी चीजें सच हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती। अगर ये हमें स्पेक्यूलेट करना पड़ता है तो फिर हम लोग, दूसरे लोग क्यों आपकी बातें सुने। वो जो शांत लड़का है कॉलेज के क्लासरूम के अंदर, उसके पास पावर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो वर्थलेस है, उसने अपने पास्ट में ऐसी कोई चीज अचीव नहीं की है जिसकी वजह से हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि अगर वो कोई चीज को उठाएगा तो फिर उस चीज के अंदर वो सक्सेसफुली मास्टर कर पाएगा। पावर 2 तरह की होती है, एक अपीयरेंस बेस्ड होती है एंड दूसरी एक्चुअल पावर होती है। अपीयरेंस बेस्ड पावर कुछ इस तरह की होती है जिसके अंदर आप अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे से जोक्स मारते हो, अपना हाइजीन मेंटेन करते हो, आप अच्छे स्मेल करते हो एंड अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी रखते हो। ये अपीयरेंस बेस्ड पावर होती है एंड दूसरी एक्चुअल पावर वो होती है जिसमें आप सिर्फ एग्जिस्ट करते हो, आप सिर्फ बैठे हुए होते हो एंड आपकी आजू बाजू की इकोनॉमी को, आपकी फैमिली को, आपको फ्रेंड्स को ऑलरेडी ये पता होता है कि आप एक पावरफुल इंसान हो, जिसकी वजह से वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, आपको किसी तरह के कपड़े नहीं पहनने होते, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक बन जाती है। पावर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर आपके पास एक्चुअल पावर होती है। तो एक्चुअल पावर आपके पास सिर्फ तभी आती है जब आपने पास्ट में ऐसा कुछ किया होता है जो एक्चुअल में बहुत मुश्किल था, जो हर कोई अचीव नहीं कर सकता था, लेकिन आपने कर लिया क्योंकि आप बहुत ऑब्सेस्ड बन चुके थे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा अच्छा दिखने के लिए, एक अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए, अपना खुद का बंगला बनाने के लिए। इन सारी चीजों के लिए आप बहुत ऑब्सेस्ड हो चुके थे, जिसकी वजह से आपने एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर इतना फोकस किया जितना फोकस और कोई नहीं कर सकता था। आपने 5-10 साल के लिए वेट किया था, आप अभी 30 साल के हो चुके हो, आपकी एज इंक्रीज हो चुकी है एंड आपने पास्ट में बहुत सारी चीजें की हुई है, आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं। जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तब आपको किसी रैंडम इंसान के एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके खुद की लाइफ में इतनी सारी चीजें हुई होती है कि आपको बस
अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस बोलने होते हैं, इसे एक्चुअल पावर बोलते हैं। एंड अगर आप सिर्फ अपीयरेंस बेस्ड पावर की बात करते हो, अगर आपको सिर्फ वो चाहे तो फिर वो अचीव करना कुछ खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब जो भी छपरी लोग देखते हो, जब भी आप बाहर जाते हो तब आप बहुत आसानी से इस तरह के छपरी लोगों को देख सकते हो। वो लोग, उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी होती है, वो उन लोगों की आंखों में आप देख सकते हो कि ये पर्पस के साथ चल रहा है। उनके आंखों में गुस्सा होता है लेकिन वो वर्थलेस होता है, क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट में कुछ अचीव नहीं किया होता एंड वो बस प्रिटेंड करते हैं ऐसा कि वो बहुत पावरफुल है, जबकि वो सिर्फ एक अपीयरेंस बेस्ड पावर है। अगर आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जस्ट बिकॉज इस बुक के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है उन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो फिर आप ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाओगे। मेरे ख्याल से ऑथर ने शायद ये लिखा हुआ नहीं है पूरी बुक के अंदर कि अगर आपको सचमुच में इन सारे लॉज को फॉलो करना है एंड कुछ रिजल्ट्स चाहिए तो फिर आपकी लाइफ में और भी चीज़ें ऑनगोइंग होनी चाहिए। आपको रियल वर्ल्ड में कुछ उखाड़ना होगा। इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आपको सचमुच में पावरफुल बनना है तो फिर आपको अपनी फिजिक भी अच्छी बनानी होगी, क्योंकि आपकी फिजिक एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आप कितने मोटिवेटेड, कितने डिसिप्लिन्ड लड़के हो। अगर आप मोटे हो एंड आपका पेट आपकी रूम के अंदर पहले पहुंच जाता है आपकी बॉडी से, तो फिर भी शायद आपको थोड़ा सा वेट लूज करना चाहे। एंड अगर आप माल नरिश लगते हो तो फिर आपको शायद थोड़ा वेट गेन करना चाहे। एंड उसके साथ साथ अगर आपके पास मसल्स होंगे तो फिर वो बोनस बन जाएगा। अगर आपको अपनी फिजिक अच्छी बनानी है तो फिर उसके लिए हम लोग आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। डाइट एंड वर्कआउट प्लान स्टार्टिंग में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली आपको किस तरह के डाइट फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाए एंड किस तरह से आप अपने आप के लिए एक वर्कआउट प्लान फॉलो कर सकते हो। सो अगर आप जिम नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास और काम है करने के लिए, तो फिर आप किस तरह से होम वर्कआउट कर बॉडी बना सकते हो, किस तरह से सिर्फ कैलिस्थेनिक्स करके मसल्स इंक्रीज कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको कस्टमाइजेशन चाहिए होगा एंड नॉलेज चाहिए होगी। ये सारी चीज़ हम लोग आप लोगों के लिए कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे। पर्सनलाइज्ड डाइट एंड वर्कआउट प्लान की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है।